2611 अधिक भयानक प्रेत। भूतिया जहाज के सभी भूतिया चालक दल के सदस्यों की शक्ति भ्रष्ट घृणित प्राणियों जैसी थी। ज्यादातर जानवर जैसे थे, जबकि कप्तान एक राक्षस जैसा था। कम से कम अतीत में रेत आर्मडा के अग्रदूत और नाइट गार्डन के बीच हुई छोटी सी झड़प के दौरान तो यही स्थिति थी। जेट को महसूस हो रहा था कि यह विशेष दल उन स्काउट से अधिक शक्तिशाली था जिन्होंने पहले जीवित जहाज पर चढ़ने का प्रयास किया था, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि डचमैन के अधीन भूतों में कहीं अधिक भयावह प्राणी थे, राक्षस, शैतान और यहाँ तक कि महान रैंक के दुर्लभ प्राणी भी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भयानक बेड़ा विशाल था और ऐसा लग रहा था कि आकाशीय सड़ते हुए जहाजों में अनगिनत खोई हुई आत्माएं भरी हुई थीं। वे प्रेत थे, जिसका मतलब था कि डचमैन की अलौकिक सेना के खिलाफ लड़ाई में ज्यादातर जागृत लोग भारी खतरे में होंगे। लेकिन इसी वजह से जेट उनका स्वाभाविक दुश्मन था। आखिरकार उसके पहलू ने उसे अपने दुश्मनों की आत्माओं को सीधे नष्ट करने की अनुमति दी। इतना ही नहीं, बल्कि हर दुश्मन को मारने के साथ वह और भी मजबूत होती गई। उसका सार फिर से भर गया और उसकी आत्मा के केंद्र का ठंडा टूटा हुआ तारा आकार और आयतन दोनों में बढ़ता गया। एक एक करके एक काला दांतेदार टुकड़ा। अराजकता और कत्लेआम के 2 अथक दशकों के बाद उसका जिग्सॉ आत्मा केंद्र विशाल और विस्तृत हो गया था, जो उसके आत्मा सागर के ऊपर टूटे हुए सूरज की तरह मंडरा रहा था। और बदले में इसने उसे अपने अमर शरीर को किसी भी अन्य जागृत व्यक्ति की क्षमता से कहीं अधिक सार से समृद्ध करने की अनुमति दी, जिससे उसे प्रचंड शक्ति प्राप्त हुई और वह उस प्रचंडता को लंबे समय तक बनाए रख सकी, लगभग अनिश्चित काल तक, जब तक उसके पास मारने के लिए जीवित प्राणी मौजूद रहे या मरे हुए प्राणी। जेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही उस भूतिया जहाज के चालक दल भूतिया रोशनी से ऊपर उठे और उसकी ओर झपटे, उसने उन्हें साफ साफ देखा। उनके प्राचीन कवच फटे और बिखरे हुए थे, उनके नीचे के भयावह शरीर भयानक घावों से ढके हुए थे और उनकी ठंडी खाली आंखें अलौकिक हरी लपटों से जल रही थीं। हालांकि उनकी निगाहों में ज्यादातर दुर्लभ प्राणियों की तरह न तो उन्मत्त भूख थी और न ही उन्मादी क्रोध। बस पीड़ा थी। जानलेवा प्रेतों की बाढ़ का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हुए जेट ने अपनी युद्ध दरांती घुमाई और सबसे नज़दीकी प्रेत को आसानी से 2 टुकड़ों में काट डाला। एक साधारण तलवार या एक जादुई तलवार भी उसके क्षणभंगुर शरीर को ऐसे भेद देती जैसे धुंध में से गुजर रही हो, लेकिन उसकी दरांती ने उस भूतिया घृणित प्राणी की आत्मा को उतनी ही आसानी से विच्छेदित कर दिया जितनी आसानी से वह शरीर को विच्छेदित करती। उस प्राचीन प्रेत की आकृति लहरदार हुई और एक मरती हुई पीली रोशनी में विलीन हो गई, हमेशा के लिए गायब हो गई। जो लोग पहले इन विचित्र प्राणियों को मारने में सफल रहे थे, उन्होंने बताया कि दुर्लभ मंत्र ने उनकी मृत्यु की घोषणा नहीं की थी तथा उनके पीछे कोई आत्मा का टुकड़ा भी नहीं बचा था। अधिक अध्यायों के लिए novakefire.net पर जाएं। लेकिन जेट उस भूतिया नाविक के अस्तित्व के अंत को साफ महसूस कर सकती थी। सार की एक धारा उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई और उसकी टूटी हुई आत्मा के केंद्र के दांतेदार गोले में एक नया टुकड़ा जुड़ गया, जिससे वह थोड़ा और बड़ा हो गया। मंत्र ने उसके कान में भी फुसफुसाया, तुमने एक को मार डाला है, तुमने एक को मार डाला है, तुमने। हालांकि उसकी आवाज़ अचानक लड़खड़ाने लगी और अस्पष्ट हो गई, मानो वह घटित हुई घटना की सच्चाई को समझ या व्यक्त नहीं कर पा रही हो, मानो किसी मशीन में कोई त्रुटि आ गई हो। कितना अजीब है। ऐसा प्रतीत होता था कि दुर्लभ जादू भी यह नहीं जानता था कि डचमैन और उसका प्रेत बेड़ा क्या है, या कम से कम वह इसे बोल नहीं सकता था। जेट ने फिलहाल उस जानकारी को नज़रअंदाज कर दिया। अपनी गति जारी रखते हुए उसने अपने हथियार की पकड़ ढीली करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और अगले प्रेत के सीने में छेद करने के लिए उसे आगे बढ़ाया। चूंकि उनके अलौकिक शरीरों ने मिस्ट ब्लेड को कोई प्रतिरोध नहीं दिया, इसलिए उसने नीचे की ओर झटके से तेजी से चक्कर लगाया और पीछे से उस पर झपटने वाले का सिर काट दिया। तुमने मारा है। एक जेट बर्फ जैसे ठंडे स्टील के तूफान में फट पड़ा और उस भूतिया जहाज के डेक पर ग्रिम रीपर की तरह दौड़ता हुआ चला गया। वह एक पारलौकिक प्राणी थी, जबकि भूतिया नाविक सभी भ्रष्ट थे, इसलिए सिद्धांततः उनमें से प्रत्येक के पास उसके बराबर शक्ति थी, या कम से कम एक ही लोक में विद्यमान शक्ति थी। फिर भी वे सभी गेहूं के डंठलों की तरह उसकी दरांती के नीचे गिरकर हमेशा के लिए लुप्त हो गए। और इन खोई हुई आत्माओं को इकट्ठा करते समय उसने जो भी सार जलाया, वह तुरंत ही उन हत्याओं से प्राप्त सार की धाराओं द्वारा पुनः भर दिया गया। जहाज का कप्तान अपने मातहतों से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वह भी कुछ ही सेकंड में एक भूतिया हरे प्रकाश में विलीन हो गया। आश्चर्यजनक रूप से कम समय में सड़ते हुए जहाज का डेक खाली हो गया। सिर्फ जेट वहां खड़ा था, एक भयानक चमक में नहाया हुआ और उस क्रूर हिंसा की गूंज से गूंज रहा था जो अभी अभी हुई थी। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जेट ने जहाज की आत्मा को नष्ट करने के उद्देश्य से अपनी दरांती की धार डेक पर ही गिरा दी। उसे लगा कि यही असली राक्षस है। कई प्रहारों के बाद, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, जहाज का आकार धुंधलाते हुए धीरे धीरे दिन के उजाले में विलीन होते हुए उसकी आत्मा में पिछले सभी प्रहारों से भी अधिक शक्तिशाली सार की एक धारा प्रवाहित हुई।
उसी समय जहाज के भीतर कहीं से एक तेज का विस्फोट हुआ, जिसके साथ अलौकिक कराहों की एक श्रृंखला भी थी। मानो प्रताड़ित आत्माओं का झुंड अचानक मुक्त हो गया हो। जेट ने उदास होकर मुस्कुराया, ये सोचकर कि वह भयावह प्रेत बेड़े की गुप्त प्रकृति को उजागर करना शुरू कर रही थी, या कम से कम उसके छोटे जहाज़ों की प्रकृति को। इससे पहले कि वह भूतिया जहाज पूरी तरह से गायब हो जाता, उसने खुद को उसके टूटे हुए डेक से धकेल दिया और ऊंची उड़ान भरते हुए आकाश में उड़ गई। उस एक छलांग में सैकड़ों मीटर की दूरी तय करके जेट ठंडे स्टील के भंवर में अगले जहाज पर उतरी, जिससे उसके चालक दल में तबाही मच गई और उनकी आत्माओं को नष्ट करके अपनी आत्मा को सशक्त बनाया। उसके पीछे नाइट गार्डन जर्जर लकड़ी के किले की तरह खड़ा था, और उसके सैनिक उसकी शक्तिशाली तोपों को पुनः लोड करने के लिए तेजी से दौड़ रहे थे। जबकि जेट ने रेत आर्मडा के अग्रणी जहाज़ों पर सवार भूतों को मार डाला और धुंध की ऊंची दीवारें धीरे धीरे नाइट गार्डन के पास पहुंच गईं, एक और विशाल टेंटेकल जीवित जहाज पर उतरा, जिसका उद्देश्य उसके डेक से आरोही तोपचियों को हटाना और शक्तिशाली हथियारों को नष्ट करना था। अदृश्य सुरक्षा उन्हें बचाए हुए थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह ओल्ड टॉम की कुचलने वाली पकड़ में फंस गई है। तभी मेनमास्ट पैगोडा की छत पर एकांत बगीचे से एक काला तीर गिरा, उसके बाद एक विशाल भाला गिरा जो मानो शुद्ध अंधकार से गढ़ा गया हो। उनके प्रहार की तीव्रता इतनी भयानक थी कि विशाल तंतु फटकर क्षतिग्रस्त हो गया, और तैलीय रक्त की बाढ़ में नाइट गार्डन पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। ये स्लेयर और सेंट का सोल रीपर के बगीचे की एकांतता से युद्ध में प्रवेश था। बेशक सनी ने अंधेरे की गहराइयों में गोता लगाने से पहले महान गढ़ को बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ा था, और वहां उन अंधेरी गहराइयों में सनी, सरपेंट, नेव और ब्लडवेव उस प्राचीन भयावहता के घायल जालों का पीछा करते हुए उस कुचलने वाली ठंडी खाई में उतरते रहे। पानी के उस विशाल ढेर में कोई रोशनी इतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी कि उनके आसपास का वातावरण रोशन हो सके, इसलिए उन्होंने खुद को घोर अंधकार में पाया। बेशक सनी परछाइयों की हलचल को भांप सकता था और अपनी निगाहों से अंधेरे के पर्दे को भेद सकता था। इस बीच रात के संत अपनी शक्तियों से उस अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे, और हाँ, वे उस गहराई में उससे कहीं ज्यादा सहज थे। फिर भी सनी को यकीन था कि हाउस ऑफ नाइट के वंशज भी अक्सर इतनी गहराई में गोता नहीं लगाते थे। घायल तंतु अद्भुत गति से नीचे की ओर खिसक गए और अपने पीछे तैलीय रक्त के लहरदार निशान छोड़ते गए। जैसे जैसे वह उनका पीछा करता गया, पानी और भी ठंडा होता गया। हालांकि पानी के विशाल द्रव्यमान का बढ़ता दबाव कहीं अधिक महसूस किया जा सकता था। वे उस बिंदु से बहुत आगे निकल चुके थे जहां साधारण मनुष्य, या यहां तक कि उनकी बनाई मशीनें भी अंधेरी खाई के दबाव में कुचल दी जातीं। फिर वे उस बिंदु से भी आगे निकल गए जहां जागृत भी मारे जाते। जब तक वे उस बिंदु पर पहुंचे जहां आरोही बच सकता था, सनी को भी अपनी गति को सीमित करने वाले भयानक दबाव का एहसास हो रहा था। जेड मेंटल की जटिल आकार की प्लेटें आपस में रगड़ खाती हुई कराह रही थीं, और ओनिक्स सरपेंट शेल को मामूली लेकिन लगातार नुकसान हो रहा था, जिससे उसे नीचे उतरते समय उसे ठीक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ पानी अजीबोगरीब हरकतें करते हुए भयानक हो गया था। फिर भी ये तंतु अंधेरे में भागते रहे, और सनी को अभी भी उनके स्रोत का पता नहीं चल पाया था। बस वह खौफ कितनी गहराई में बसा है। इस बेअदब उपनाम से कभी कभी यह भी भूल जाता था कि ओल्ड टॉम असल में क्या था, और यह भी कि कोई भी उस अलौकिक खौफ के आकार और प्रकृति को ठीक से नहीं जानता था। उन्होंने अब तक बस उसके विशाल तंबू देखे थे जो बहुत नीचे से सतह की ओर बढ़ते थे। और अब सनी को अंततः कुछ एहसास हुआ। हालांकि ये बूढ़े टॉम का शरीर नहीं था। उसकी जगह अंधेरी खाई से अचानक विशाल तंतुओं का एक झुंड निकला, जो रेंगती विशाल लताओं के एक भयानक जंगल की तरह उनकी ओर बढ़ रहा था। सही स्रोत novelfire.net है। सनी एक पल के लिए अचंभित रह गया। पिछले हमलों में गहराइयों के उस भयानक वासी ने नाइट गार्डन पर अपने 7 से ज्यादा लंबे अंगों से हमला नहीं किया था। हालांकि अब दर्जनों अंग सनी और उसके साथियों की ओर बढ़ रहे थे, जिनमें से हर एक का आकार उन विशाल तंतुओं के बराबर था जो नाइट गार्डन की विशाल विशालता को अपने चारों ओर लपेट सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो रसातल स्वयं उन्हें नष्ट करने के लिए जीवित हो उठा हो। अब भला बूढ़ा टॉम ये सब कहाँ छिपा रहा है? सनी ने अपनी घबराहट दूर की और अपने विशाल शरीर को आगे की ओर धकेला ताकि वह विशाल तंतुओं के अंधेरे जंगल से मिल सके। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ओल्ड टॉम को थोड़ा कम करके आंका था। हालांकि कल्पना की इस असफलता पर पछताने का समय नहीं था, क्योंकि जल्द ही उन पर शिकंजा कसने लगा था। सनी उनके समूह का अग्रणी था और उनमें सबसे शक्तिशाली भी, इसलिए काले मांस के कष्टदायक ज्वार की गति को तोड़ना उसका कर्तव्य था। इससे पहले कि वे तंबू उस तक पहुंचते, उसने दांत पीसकर ओनिक्स सर्प कवच की रक्षात्मक दीवार को हटा दिया, जिससे वह अंधेरे में विलीन हो गई। उसने अपनी परछाई को भी आकार देते हुए उस बाधा को हटा दिया और उसे अपनी असली अथाह विशालता में फैलने दिया। अगले ही क्षण सनी निराकार अंधकार के विशाल बादल में बदल गया, और उस अंधेरे से दर्जनों लंबी लंबी लताएं आगे की ओर फैली हुई थीं, जो बूढ़े टॉम की लताओं से टकरा रही थीं। बेशक सनी उस गहराइयों के आतंक जितना विशाल नहीं था,
लेकिन उसकी इच्छाशक्ति में मृत्यु का सार समाया हुआ था, इसलिए उसका स्पर्श कहीं ज्यादा घातक था। इस भयावह टक्कर ने खाई को चीर दिया, जिससे असहनीय दबाव से कुचला हुआ पानी का ढेर धारा की तरह बहने लगा। कहीं दूर ऊपर भयावह लहरें उठी, भूतिया बेड़े को तितर बितर कर दिया और नाइट गार्डन को हिला दिया। सरपेंट, नेव और ब्लडवेव अंधेरे के आपस में गुथे हुए तंतुओं और प्रतानों के बीच तैरते हुए अपने नुकीले दांत ओल्ड टॉम के शरीर में गड़ा दिए। गहरे पानी में लड़ाई की भयावह अराजकता लगातार जारी रही, और एक समय ऐसा आया जब जानलेवा क्रोध और दर्द से उबलता हुआ सनी को एहसास हुआ कि उनके आसपास का समुद्र बदल रहा है। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा टॉम उन्हें सतह की ओर धकेल रहा था। उसी समय उन्होंने महसूस किया कि गहराई में रहने वाले उस भयानक जीव द्वारा उन पर छोड़े गए स्पर्शकों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, मानो उनमें से सभी इतने लंबे नहीं थे कि वे इतनी दूर तक पहुंच सकें। ये पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। बूढ़ा टॉम भले ही सनी और नाइट गार्डन से सावधान न रहा हो, लेकिन वह उन्हें अपने छिपे हुए शरीर के पास आने से हिचकिचा रहा था। इसलिए वह वापस गहराई में लौट जाना चाहता था। उन्होंने उसे इतना नुकसान पहुंचाया था कि कम से कम गहराई का आतंक उसे गंभीरता से ले सके। या शायद उसने यह अनुमान लगाया कि नाइट गार्डन को इतनी क्षति पहुंची है कि वह अनंत शहर में उसके आगमन को रोक सकता है। सवाल ये था कि क्या सनी एक बार फिर उस भयानक डर को बाहर आने देगी। ये सब लानत है। सनी ने स्वयं को पुनः मानव छाया में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया और उसे जेड मेंटल के भयावह कवच से ढक दिया, तथा सत्य के पंथ का उपयोग करते हुए उसे पर्याप्त उछालदार बना दिया ताकि वह अपनी जगह पर बना रहे। बूढ़े टॉम के क्षतिग्रस्त तंतुओं पर गहरी नजर डालते हुए उसने दांत पीस लिए। समुद्र उस भयानक जीव के खून से काला पड़ गया था, लेकिन वह भी अछूता नहीं रहा। एक निर्णय लिया जाना था। बहुत ऊपर विशाल लहरों के उसके पतवार से टकराने से नाइट गार्डन हिल गया। प्रेत बेड़ा तितर बितर हो गया, लेकिन सुरक्षित रहा, अपनी तेजी से आगे बढ़ता रहा, जबकि धुंध की ऊंची दीवार उसके पीछे की दुनिया को निगल रही थी। भूतिया बेड़े के अग्रिम जहाज गायब हो चुके थे, हालांकि उनके भूतिया चालक दल रीपर के निर्दयी ब्लेड से छिन्न भिन्न हो गए थे। जेट को कुछ जख्म जरूर लगे थे, लेकिन उसने जो भयानक कत्लेआम किया था उसने उनकी गंभीरता को सहजता से ढक दिया था। और किसी भी अन्य जागृत व्यक्ति की तरह वह थक नहीं रही थी, बल्कि जितने ज्यादा दुश्मनों का वह वध करती उतनी ही ज्यादा जीवंत दिखती, मानो अंतहीन कत्लेआम की काली चमक ने उसे ऊर्जा से भर दिया हो। हालांकि दो समस्याएं थीं। पहली बात यह थी कि वह प्रेत बेड़े में जितनी गहराई तक जाती उसके दुश्मन उतने ही ज्यादा ताकतवर होते जाते। उसने जिस आखिरी कप्तान को मारा था वह निश्चित रूप से एक महान दुष्स्वप्न के रूप में घृणित होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, और जहाज भी कुछ ही प्रहारों में नष्ट होने से इनकार कर रहा था। अंत में उसने अपनी डरांती से उसे लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया था, इससे पहले कि वह भूतिया जहाज अंततः हार मान लेता। भूतिया बेड़े की संरचना में कोई भी भूतिया जहाज डचमैन के जितना करीब होता उतना ही भयावह लगता। इसके अलावा बेड़े में और भी गहराई में नाइट गार्डन की शक्तिशाली तोपों की शुरुआती बमबारी से जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए जब उसने उन पर हमला किया तो उनके चालक दल पूरी तरह से सुरक्षित थे। हालांकि बड़ी समस्या ये थी कि जेट सिर्फ एक महिला थी। चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, रेत बेड़े में इतने सारे जहाज थे कि वह अकेले उनका सामना नहीं कर सकती थी। अनगिनत जहाज पहले से ही उस इलाके को घेर रहे थे जहां वह उत्पात मचा रही थी, और नाइट गार्डन की ओर बढ़ रहे थे जो उसकी पहुंच से बाहर था। और डचमैन स्वयं और करीब आ रहा था। इस जानकारी के मूल का लिंक novellier.net पर है। दरांती के सपाट हिस्से के विनाशकारी प्रहार से एक भूतिया जहाज के मस्तूल को तोड़ते हुए और उसके डेक को चकनाचूर करते हुए जेट एक क्षण के लिए रुका और पीछे मुड़कर देखा। उद्धरण कितना लंबा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सैनिकों को काफी समय दे दिया हो। जेट आगे के जहाजों को तबाह कर रहा था और ऊंची लहरें उस भयानक बेड़े की प्रगति को धीमा कर रही थीं, फिर भी वे समय रहते तोपों को फिर से लोड करने में कामयाब रहे। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि 24 विशाल बैरलों की गहरी खाइयां उस जीवित जहाज के डेक से उसे घूर रही थीं। तभी जेट को एहसास हुआ कि इन काले, डरावने घेराबंदी हथियारों का सामना करना कितना अप्रिय था। धिक्कार है। अगले ही क्षण तोपों की गड़गड़ाहट से सार युक्त धातु के 24 चमकदार गोले भयानक गति से भूतिया बेड़े की ओर उड़ने लगे। ये वास्तव में ऐसा था जैसे उल्काओं का एक झुंड आसमान से नीचे गिर रहा हो। इसका प्रभाव किसी खगोलीय आपदा से बहुत अलग नहीं था। जेट के नियंत्रण क्षेत्र में घुस आए भूतिया जहाज़ों का अस्तित्व मिट गया, वे भयानक रोशनी की हल्की चमक में विस्फोटित हो गए। नाइट गार्डन को अब थोड़ी और सांस लेने की जगह मिल गई थी, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। जेट जानती थी कि कोई तीसरा हमला नहीं होगा। भूतिया जहाज उसके गढ़ तक पहुंच जाएंगे और प्राचीन प्रेत जल्द ही उस पर सवार हो जाएंगे। उसके सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को ओल्ड टॉम बहका कर ले जाएगा और नाइट गार्डन के रक्षक हमले को पीछे हटाने की कोशिश में अनिवार्य रूप से हताहत होंगे। और फिर धुंध दुनिया को निगल जाएगी, डचमैन के आगमन की घोषणा करते हुए। आगे क्या होगा जेट को पता नहीं था।
अपने होठों को भींचते हुए उसने क्षतिग्रस्त भूतिया जहाज पर अंतिम हमला किया और अगले जहाज पर छलांग लगा दी। उसके डेक पर उतरकर वह उसके पिछले हिस्से तक पहुंची और वहां की सीढ़ियां चढ़ी और मारे गए कप्तान के लुप्त होते प्रेत के ऊपर विशाल प्रेत बेड़े को निहारती रही। तब तक उसके आसपास के अशांत पानी पर धुंध के बादल तैर रहे थे। वह डचमैन को पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह देख पा रही थी। इसके ऊंचे किनारे, इसके पतवार के क्षतिग्रस्त विस्तार पर अनगिनत निशान, अनगिनत हमलों से क्षतिग्रस्त हुए घाव, इसके फटे हुए पाल, इसके कंकालनुमा मस्तूल, इसके विशाल डेक का भयावह उजाड़पन और फटे हुए लबादे में लिपटी हुई इसके पुल पर खड़ी अलौकिक आकृति। जेट ने डचमैन के कप्तान की ओर देखा और महसूस किया कि वह भी उसकी ओर देख रहा है। उस दूरी से वह उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझ पा रही थी। वह आदमी, अगर वह सचमुच एक आदमी था, लंबा था, चौड़े कंधों वाला और उसकी मुद्रा प्रभावशाली थी। उसका रूप मायावी और भूतिया था, मानो वह वहां हो भी और न भी हो। वह उसका चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे लगा जैसे उसने उसकी डरावनी आंखों की झलक देखी हो। उसके भयावह चेहरे की पीली परछाई में दो तीखी, समुद्री रंग की लपटें जल रही थीं, जो उसे एक ठंडी शांति से देख रही थीं। समुद्र की गति में एक सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस करते हुए जेट उसकी नज़रों से मिलते ही हल्की सी मुस्कुराए। आखिरकार तभी दुनिया में एक अजीब परिवर्तन आया। सूरज लहरों में डूब गया, अपने पीछे रोशनी का एक निशान छोड़ता हुआ। दुनिया में अंधेरा छा गया और आसमान में चांदी की चमकती धारियां फैल गईं। फिर सूरज पूर्वी क्षितिज के पीछे से निकला, अंधेरे को दूर भगाता हुआ, और कुछ ही पल बाद पश्चिम में डूब गया। यह मनमोहक दृश्य कई बार दोहराया गया, मानो किसी ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो और समय को आश्चर्यजनक गति से बहने दिया हो। लेकिन ये सब जल्दी ही समाप्त हो गया और स्टॉर्मसी अचानक रात के अंधेरे में डूब गया। विशाल काले आकाश में अनगिनत तारे जगमगा उठे, जिसका मतलब था जेट की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई। अगले ही पल दूर के तारों की चमक और भी तेज हो गई और तारों की रोशनी एक विशाल चांदी के जाल में बुनी गई। ये रेत बेड़े पर पड़ी, जिसने दर्जनों जहाज़ों को चीरकर पल भर में नष्ट कर दिया। समुद्र में एक ठंडी हवा चली, जिससे जेट के बाल उड़ गए। यह एथा का अपना पहलू था। अब जब रात हो चुकी थी तो वह आखिरकार तारों को अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए बुला सकता था, और उसने जो तारों की रोशनी बुलाई थी वह भूतिया बेड़े के लिए एक दुश्मन की तरह लग रही थी। पहली बार जब नाइट गार्डन का डचमैन के नेतृत्व वाले प्रेत से सामना हुआ था तो यह नाइट का युवा संत ही था जिसने स्थिति को बदल दिया था। जेट स्थिर खड़ा रहा और ठंडी मुस्कान के साथ डचमैन के कप्तान की ओर देखता रहा। उसने भी उसकी ओर देखा जब तारों की रोशनी भूतिया बेड़े के भूतिया जहाज़ों पर पड़ रही थी और उन्हें चांदी के भालों की बारिश की तरह भेद रही थी। अच्छा, यह क्या होगा? क्या वह हमला जारी रखेगा या पीछे हटने का आह्वान करेगा? क्या वह कुछ कल्पना कर रही थी, या फिर उसने उस रहस्यमयी प्रेत के चेहरे पर भी एक फीकी, डरावनी मुस्कान की प्रतिध्वनि देखी थी? कुछ क्षण बाद डचमैन के कप्तान ने नजरें फेर लीं। कोहरा बढ़ता गया और उस भयावह जहाज का भयावह रूप उसमें समा गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। रेत बेड़े के जहाज भी गायब हो गए, मानो किसी भयानक दुर्स्वप्न के अवशेष हों। हवा के झोंके से धुंध की दीवार फट गई। जल्द ही समुद्र की सतह शांत हो गई और किसी भी चीज का कोई संकेत नहीं था कि कुछ ही क्षण पहले उसकी सतह पर प्रेतों का एक बेड़ा था। ऐसा प्रतीत होता है कि गहराई में लड़ाई भी समाप्त हो गई है, क्योंकि अब कोई भी तंतु रात्रि उद्यान पर हमला करने के लिए गहराई से नहीं उठ रहा था। जेट कुछ क्षण तक रुका रहा, फिर उसने राहत भरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वे एक और दिन बच गए। लड़ाई खत्म हो गई थी। कोहरा छट गया और झागदार पानी शांत हो गया। प्रेत सेना गायब हो गई थी, किसी क्षणभंगुर प्रेत की तरह। बूढ़ा टॉम वापस अथाह गहराई में चला गया था। नाइट गार्डन पर कई नए निशान पड़ गए थे। उसका जीवित ढांचा तारों की हल्की रोशनी में धीरे धीरे अपनी मरम्मत कर रहा था। जागृत सैनिक डेक के नीचे से निकल आए और तोपों पर तैनात आरोही अधिकारी रेलिंग पर टिके हुए अपनी सांसें ले रहे थे। ठंडी हवा उनके पीले चेहरों को सहला रही थी। सोल रीपर जेट पहले ही उसके जहाज पर लौट चुकी थी, कुछ हद तक क्षतिग्रस्त लेकिन ज्यादातर सुरक्षित। उसके कवच को कुछ मरम्मत की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे हटाकर आरामदायक साधारण कपड़े पहन लिए। कुछ ही देर बाद नाइट के संत भी नाइट गार्डन के डेक पर चढ़ गए। उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्टॉर्मसी की अंधेरी गहराइयों में ओल्ड टॉम का सामना करना एक सराहनीय कार्य था। उस भयानक जीव को भगाने के अद्भुत कारनामे की तो बात ही छोड़िए। और सबको लग रहा था कि उन्होंने उस राक्षस से अकेले ही लड़ाई लड़ी है। जब जागृत सैनिकों द्वारा नेव और ब्लडवेव का जश्न मनाया जा रहा था, सनी छाया से बाहर निकलकर जेट के निजी बगीचे के शांत एकांत में आ गई और कराहते हुए घास पर लेट गई। वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था। ये सब कुछ व्यर्थ। आखिरकार उसने ओल्ड टॉम को जाने दिया। ये स्पष्ट नहीं था कि वह उसे उस अथाह गहराई में अन्यथा हरा पाता या नहीं, लेकिन सनी को अब भी निराशा हो रही थी कि उसे कोशिश करने का भी मौका नहीं मिला।
अगर वह अकेला होता तो शायद वह उस भयानक आतंक का पीछा करता, लेकिन उस समय उसे नाइट गार्डन और उसके यात्रियों का भी ख्याल था। इसलिए सनी ने कम अस्थिर रणनीति अपनाई और बूढ़े टॉम के टुकड़े टुकड़े करने की अपनी इच्छा को दबा दिया और सतह पर लौट आया। अब वह अपने जख्मों की पीड़ा सह रहा था और उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला। अंत में उसे बिना किसी कवच के अपने असली रूप में एक विशाल निराकार छाया के गहराई के आतंक का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसने उसे युद्ध से तो बचा लिया, लेकिन साथ ही उसे आत्मा की क्षति का खतरा भी बना दिया। हालांकि ये ठीक था, क्योंकि सोलवीव पहले से ही अपनी क्षतिग्रस्त आत्मा को ठीक कर रहा था, और कहीं गहराई में ओल्ड टॉम भी पीड़ित था, क्योंकि उसकी मृत्यु की इच्छा ने उसे जहर दे दिया था। उस आखिरी हिस्से के बारे में सोचकर सनी को बहुत अच्छा महसूस हुआ और वह प्रतिशोधात्मक खुशी से भर गया। सेंट चुपचाप बाईं ओर खड़ा था, अपने फैले हुए शरीर को संभाले हुए। इस बीच स्लेयर कुछ दूरी पर एक पेड़ के सहारे टिकी हुई थी, जो उसके आसपास की गहरी परछाइयों से लगभग अलग नहीं दिख रही थी। जल्द ही जेट भी बगीचे में उसके साथ आ गया। पास में बैठते हुए उसने एक लंबी सांस छोड़ी और उदास स्वर में कहा, यह अजीब है ना? हम लड़ाई हारे नहीं हैं और फिर भी ऐसा नहीं लगता कि हमने इसे जीत लिया है। सनी ने उसे एक नज़र देखा और कंधे उचका दिए, बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा। वह कुछ क्षण तक रुका और फिर पूछा, ओल्ड टॉम से लड़ते समय मुझे जो खौफनाक एहसास हुआ, डचमैन सामने आ गया था, है ना? जेट ने सिर हिलाया। हाँ, जैसी उम्मीद थी। हालांकि रात होते ही यह गायब हो गया। सनी ने भौहें उठाईं। क्या एथर ने उसे भगा दिया? जेट कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने फिर से आह भरी। बात इतनी नहीं थी कि वह एथर से डरकर भाग गया था, बल्कि इसलिए कि उसने तारों और उनमें छिपे नक्शे के फिर से प्रकट होते ही वहां से चले जाने का फैसला किया। आखिरकार हम, ओल्ड टॉम और डचमैन ही दौड़ में बचे हुए अकेले उम्मीदवार नहीं थे। इसलिए मुझे लगता है कि उसने समय बर्बाद न करने का फैसला किया, खासकर ये देखते हुए कि तब तक नाइट गार्डन को काफ़ी नुकसान हो चुका था। वह रुकी। सच कहूँ तो मैं कुछ जहाज़ों को हराने में कामयाब रहा, लेकिन एथर और तुम्हारी तोपों से जो जहाज़ नष्ट हुए हैं वे असल में गए नहीं हैं। उन्हें बस खदेड़ दिया गया था, इसलिए वे थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। इसलिए भूत बेड़े को हमने जो नुकसान पहुंचाया वह नगण्य था। जेट ने उसे गहरी नज़र से देखा। अगर मैं सही हूं तो ये भूतिया नाविक जहाज की ही उत्पत्ति हैं, खोई हुई आत्माएं जो अपने भयावह जहाज़ों से बंधी हैं और हमेशा के लिए उन्हीं के द्वारा कैद कर ली गई हैं। हर बार जब नाविक नष्ट होते हैं तो वे वापस होल्ड में चले जाते हैं और फिर बाद में जहाज़ों पर सवार होने के लिए बुलाए जाते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है। उसने धीरे से सांस छोड़ी। ठीक है, जब तक कि मेरे जैसा कोई इसे खत्म न कर दे। हालांकि जहाज खुद डचमैन के ही अवशेष हैं, जब वे नष्ट हो जाते हैं तो उनमें मौजूद आत्माओं के कुएं उसकी विशाल पकड़ में वापस आ जाते हैं। इसलिए भूतिया बेड़े को तब तक पूरी तरह से पराजित नहीं किया जा सकता जब तक कि डचमैन खुद नष्ट न हो जाए। यह एक बड़ी शापित घोंसले वाली गुड़िया जैसा है। कम से कम कुछ खौफनाक जहाज़ों को डुबोने के बाद मैंने यही निष्कर्ष निकाला था। जेट ने आह भरी और तारों की ओर देखा। एकमात्र बात जो मुझे स्पष्ट नहीं है वह है डचमैन का कप्तान। क्या वह उस शापित जहाज का एक और कैदी मात्र है, या जहाज और उसका अभिशाप उसकी शक्ति का प्रकटीकरण है? मुझे नहीं पता। सनी मंद मंद मुस्कुराए। मुझे भी कुछ पता नहीं है। जेट कुछ देर तक चुप रहा। हालांकि डचमैन और उसका भूतिया बेड़ा मुझे किसी चीज़ की याद दिलाता है। मुझे लगता है कि मैं पहले भी ऐसी ही किसी चीज़ से मिल चुका हूँ। सनी हंसा। हाँ बिल्कुल, मैं यही हूँ। दरअसल जेट ने जो वर्णन किया था वह सनी की अपनी छाया सेना से अजीब तरह से मिलता जुलता था। उसकी परछाइयों का प्रेतों से एक तरह का रिश्ता था और उन्हें भी कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता था, बस कुछ समय के लिए पराजित किया जा सकता था। उसकी आत्मा के अंधेरे विस्तार में वापस भेज दिया जाता था, जहां उसकी अंधकार में लपटें उन्हें सुधारती और मरम्मत करती थीं। ... जब तक जेट जैसा कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होता तब तक ऐसा ही था। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरा मतलब आपसे नहीं है। एक दो पल सोचने के बाद उसने कहा, कुछ समय पहले मैंने एक महान शैतान को मार डाला था। कनक्त का हृदय, वह भी कैद आत्माओं के एक झुंड का स्वामी था। सनी ने इसके निहितार्थ के बारे में सोचते हुए कई बार पलकें झपकाईं। अंततः उसने कंधे उचका दिए। खैर, हम जल्द ही डचमैन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, चाहे हम चाहें या नहीं। रात्रि उद्यान अब लहरों के बीच बहता हुआ विश्राम कर रहा था, लेकिन जल्द ही वह अनंत नगरी की ओर अपनी यात्रा जारी रखेगा। रास्ते में उन्हें जो भी खतरे झेलने पड़े थे वे शायद उन खतरों के आगे फीके पड़ जाएंगे जो वहां उनका इंतजार कर रहे थे। वह कुछ क्षण तक हिचकिचाया, फिर पूछा, तो हम क्या करेंगे? ओल्ड टॉम और डचमैन का पीछा करते हुए, इस उम्मीद में कि सबसे पहले अनंत शहर पहुंच जाएं। जेट ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नाइट गार्डन क्षतिग्रस्त है और तुम भी अच्छे नहीं लग रहे हो। बेहतर होगा कि कुछ दिन इंतजार करो और पार्टी में पूरी तरह से तैयार होकर पहुंचो।
आखिरकार सड़क के अंत में हमारा क्या सामना होगा ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन उसके ठीक पास एक बूचड़खाना जरूर होगा। इसलिए हमें बाकी दावेदारों को मस्ती में शामिल होने से पहले एक दूसरे का ठीक से अभिवादन करने का मौका देना चाहिए। सनी आलस से मुस्कुराया। मजाक है कहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि वे हमसे पहले इनाम पा लेंगे? जेट ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। उसने उसे आश्चर्य से देखा। क्या? क्यों? खड़े होकर उसने दया से उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मेरा मतलब है, अनंत शहर का रास्ता पहले से ही इतना खराब है। हालांकि वहां जो कुछ भी छिपा है वह 10 गुना ज्यादा खराब होगा। और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे ओल्ड टॉम या डचमैन जैसे लोग भी 1-2 दिन में निपटा सकें। धीरे से हंसते हुए जेट ने सेंट की ओर सिर हिलाया और चला गया। अकेले रह जाने पर सनी ने तारों की ओर रुख किया और कुछ देर शांति से पत्तों की सरसराहट का आनंद लिया। थोड़ी देर बाद वह बुदबुदाया। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है। शायद मुझे भी अपने लिए एक बगीचा बनाना चाहिए। कई दिनों बाद नाइट गार्डन ने अपनी काफ़ी मरम्मत कर ली थी। उसके पतवार की सतह पर अभी भी निशान बचे हुए थे, लेकिन इनसे उसकी समग्र स्थायित्व पर कोई असर नहीं पड़ा था। सनी भी बेहतर महसूस कर रहा था और सैनिकों को उस खतरनाक यात्रा की थकान से बहुत ज़रूरी राहत मिल गई थी। तारों के मार्गदर्शन में जीवित जहाज ने अपनी यात्रा फिर शुरू कर दी। सनी और जेट दोनों उदास और मौन हो गए थे, ये जानते हुए कि अनंत शहर और वहां उनका इंतजार कर रहे अनजान खतरे अब नज़दीक आ रहे थे। जेट ने नाइट गार्डन की कमान एथा को सौंप दी थी और वह विशालकाय जहाज के अगले हिस्से की ओर चल पड़ी, दूर क्षितिज को चिंतनशील भाव से देख रही थी। तारों की रोशनी ने अंधेरे में एक हल्की चांदी जैसी चमक बिखेर दी थी और पश्चिम से ठंडी हवा बह रही थी जो उसके काले काले बालों को झकझोर रही थी। उसकी बर्फीली नीली आंखें शांत रात के अंधेरे विस्तार में एक ठंडी चमक से चमक रही थीं। थोड़ी देर बाद एक काला कौवा उसके कंधे पर बैठा कुछ पल रुका और फिर उसके गाल पर चोंच मारी, मानो देख रहा हो कि वह जिंदा है या नहीं। जेट ने चिढ़कर मुंह बनाते हुए एको को धक्का दे दिया। ये फिर से तुम्हारे सपनों में, बेवकूफ। उसके कंधे से धक्का खाकर कौवा तेजी से उड़ने के लिए उछला और कुछ मीटर दूर जहाज के एक हिस्से पर जा गिरा। वहां उसने अपने पंख फैलाए और उसे धार्मिक क्रोध से घूरने लगा। लाश, लाश। वह 1-2 बार ऊपर नीचे उछला, मानो कोई शिकायत व्यक्त करना चाहता हो। खाना, खाना। जेट ने उसे एक उदासीन नज़र से देखा। ये लाश नहीं। फिर उसे अंधेरे से देखते हुए उसने भारी आवाज में कहा। पक्षी, सूप। कौवा कुछ क्षणों तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर अपने पंख मोड़ लिए और कुछ दूर तक तेजी से छलांगें लगाईं। सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए। जेट के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। इसके कुछ देर बाद ही सनी अपनी परछाई से बाहर आए और रेलिंग पर झुक गई तथा कौवा को उत्सुकता भरी नजरों से देखा। मैं हमेशा से पूछना चाहता था, आपकी वह असामान्य रूप से एनिमेटेड है ना? जेट कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसकी ओर मुड़ा और कंधे उचका दिए। मेरे ख्याल से। उसने कौवे को बुलाया और उसके पंख फड़फड़ाए। ये बूढ़े आदमी की ओर से एक उपहार था, इसलिए क्रो थोड़ा विशेष है। सनी ने भौहें उठाईं। बूढ़ा आदमी, बर्बादी का जमाना। जेट ने ध्यान भटकते हुए सिर हिलाया, फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। क्यों? क्या यह इतना आश्चर्यजनक है? सनी ने अपना सिर खुजलाया, समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वेक ऑफ रूइन एक झगड़ालू बूढ़ा आदमी था और उसके व्यक्तित्व में बहुत कुछ कमी थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि वह अपने मातहतों को उपहार देगा, भले ही उसके और जेट के बीच एक पेचीदा रिश्ता हो। नहीं, बस वह मुझे उदार आदमी नहीं लगता। जेट मुस्कुराया। सनी, तुम चरित्र के चतुर निर्णायक हो। सनी कुछ देर चुप रही, जेट के अतीत के बारे में जो कुछ भी उसे पता था उसे याद करती रही। जवानी में उसने उसे जो सलाह दी थी उससे उसके अपने अनुभवों का पता चलता था, लेकिन जेट ने कभी सीधे तौर पर उसका जिक्र नहीं किया। आखिरकार उसने अपनी आवाज़ में थोड़ी सावधानी के साथ पूछा, सरकार के लिए आपका काम, ये हमेशा पूरी तरह से स्वैच्छिक नहीं रहा है ना? जेट कुछ क्षण तक रुका रहा, फिर उसने बिना किसी प्रतिबद्धता के कंधे उचका दिए। खैर, जहां तक रिश्तों की बात है तो वह कभी कभी थोड़ा विषाक्त हो जाता था। उसने आह भरी और सामने लहराते पानी के अंधेरे विस्तार पर नजर डाली। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह स्वैच्छिक नहीं था तो आप गलत हैं। ये सच है कि मेरी कमजोरी का पता चलने के बाद उन्होंने मेरे गले में पट्टा डाला और मेरा शोषण किया। लेकिन मैंने खुद शोषण सहना चुना। मुझे जिंदा रहने के लिए मारना जरूरी था और मुझे पता था कि सरकार मुझे भरपूर शिकार मुहैया कराएगी, इसलिए मैं भी उनका इस्तेमाल कर रहा था। यह एक आपसी रिश्ता था, चाहे वह कितना भी जहरीला क्यों ना हो। जेट कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर हल्का सा कांपने लगा। भगवान जाने कि यह उससे कहीं बेहतर था जो मेरे साथ लिगेसी कबीले में होता। मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। सनी ने भौहें उठाईं। स्वतंत्र होने के बारे में क्या ख्याल है?
जेट ने उसकी ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा। आप हमेशा से ही शक्तिशाली रहे होंगे, छायाओं के स्वामी। सर्वाधिक जागृत व्यक्ति अकेले स्वप्न लोक में जीवित नहीं रह सकते, मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकता था, विशेष रूप से मेरे दोष की मांगों को देखते हुए। आखिरकार, मैं हमेशा से ही आत्मा संहारक नहीं रहा हूँ। शुरुआत में मैं काफ़ी कमज़ोर और साधारण था। उसने दूसरी ओर देखा और एक आह भरी। लेकिन अगर मैं ऐसा कर भी पाता, तो मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मुझे अपने हाल पर छोड़ दिया जाता तो मैं जल्दी ही जंगली हो जाता। और तब मैं सचमुच एक चलती फिरती लाश बन जाती, जो धीरे धीरे सड़ती जाती और अपनी बुनियादी इच्छाओं को पूरा करने के अलावा किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती, जब तक कि मेरे अंदर एक बेजान, जानलेवा खोल के अलावा कुछ नहीं बचता। जेट ने अपना सिर हिलाया। सनी, हम जैसे लोग आज़ादी को महत्व देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमसे बड़ा कुछ तो होना ही चाहिए। एक साधारण जीवन जीना ठीक है, लेकिन जब सत्ता भी इसमें जुड़ जाती है तो सब बिखर जाता है। हमने सत्ता का चुनाव नहीं किया, लेकिन फिर भी यह हम पर थोपी गई। ऐसा नहीं है कि अगर हम कर सकते तो इसे अस्वीकार कर देते। आखिरकार, जिसने भी सच्ची कमजोरी का अनुभव किया है, वह सत्ता को कभी अस्वीकार नहीं करेगा। वह मुड़ी और उसकी ओर देखने लगी। उसकी सामान्य सहज मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। लेकिन सत्ता भ्रष्ट करती है, सनी। इसका भ्रष्टाचार शून्य के भ्रष्टाचार से कम कपटी नहीं है, इसलिए इसे रोकने के लिए किसी को खुद से बड़ी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे नेफ और उसका डोमेन स्वप्न लोक में रहने वाले लाखों सांसारिक मनुष्यों के भ्रष्टाचार को रोकते हैं। ये सिद्धांत दृढ़ विश्वास, कर्तव्य, भक्ति या आस्था हो सकती है। कुछ भी जो आपको तब भी आगे बढ़ने में मदद करता है जब आप बस गिरना चाहते हैं, और आपको याद दिलाता है कि आप शुरुआत में कहाँ जा रहे थे। जेट ने उसे गंभीरता से देखा, फिर अचानक एक सहज मुस्कान दी और दूसरी ओर देखने लगा। व्यक्तिगत रूप से, मैं संयोगवश उस चीज़ पर ठोकर खा गया जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैं ज़रूरत के चलते सरकार में शामिल हुआ, पेशेवर गौरव की एक गलत भावना विकसित की, और उसके बाद ही मुझे अपने काम में सार्थकता मिली। इसलिए, रास्ते में हुई तमाम बुरी घटनाओं के बावजूद, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। और हाँ, सब कुछ बुरा भी नहीं था, कुछ अच्छे पल भी थे। सच में, अगर आप इसके बारे में सोचें तो मैं किसी सौभाग्य से कम नहीं हूँ। सनी काफ़ी देर तक चुप रहा, उसे धीमे भाव से देखता रहा। फिर गहरी सांस लेते हुए उसने पूछा, तो कोई पछतावा नहीं? जेट ने हंसते हुए कहा, पछतावे के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। और मेरी तरफ देखो। वह मंद मुस्कुराए। भयानक शक्ति का प्रयोग करना, एक भव्य शहर पर शासन करना, कई लोगों का सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करना, और एक निजी बगीचे वाले शानदार महल में रहना। किसने सोचा था कि सरहद की एक नीरस, डरपोक लड़की, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, उसका ऐसा अंत होगा। एक मरी हुई औरत के लिए मैंने अपने लिए बहुत अच्छा किया। तुम्हें नहीं लगता? सनी मुस्कुराया। हाँ, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा। नोवेलफायर.नेट पर प्रकाशित नवीनतम सामग्री। वह कुछ देर तक वहीं रुका रहा, उसके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। तो मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने दीजिए। जेट ने उसे उत्सुकता भरी नज़र से देखा। जरूर, आगे बढ़ो। सनी ने कुछ देर तक अपने शब्दों पर विचार किया। वह जेट से वही बात पूछना चाहता था जो उसने एफी और काई से पूछी थी। क्या वह किसी ऐसी चीज़ की तलाश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को त्याग देगी जो पूर्ण समर्पण की मांग करती है? क्या वह खुद को पूरी तरह से किसी ऐसी चीज़ के सामने समर्पित कर देगी जो उसके लिए पूर्ण समर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ती? लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेट ने पहले ही जवाब दे दिया था। उसका उत्तर वैसा ही रहा जैसा वर्षों पहले था, तथा वह उसके शांत, विनम्र दृढ़ निश्चय की तरह ही दृढ़ था। सनी ने आह भरी। अच्छा, वह जगह जहां आप जा रहे हैं, वह कैसी दिखती है? जेट हंसा। ओह, वह पुरानी चीज़। वह कुछ क्षण के लिए रुकी। अरे, यह एक ऐसी दुनिया है जहां लोग शांति और समृद्धि से रह सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को वह सम्मान मिले जिसके वह हकदार हैं और उन्हें खून खराबे और कलह का सामना न करना पड़े। एक सौम्य दुनिया, एक ऐसी जगह जहां दयालुता क्रूरता पर भारी पड़ती है। ये कहते हुए जेट ने दूसरी ओर देखा और उदास होकर मुस्कुराया। मज़ेदार बात यह है कि यह एक ऐसी जगह भी है जहां मेरे जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं रह सकता। क्या ये विडंबना नहीं है? मैं जिस दुनिया का निर्माण कर रहा हूं, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए एक तरह से यह मुझे अपने विनाश का निर्माता बनाता है। सनी चुप रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। शायद शुरू में जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वे एक दूसरे के साथ चुपचाप खड़े रहे, जैसे जैसे नाइट गार्डन लहरों के बीच तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था, उन रहस्यमयी जगहों के और करीब पहुंच रहा था जिनका रास्ता तारों में लिखा था, जहां अनकही भयावहताएं और डरावने जीव उनका इंतजार कर रहे थे, उन्हें चीर डालने के लिए तैयार। तारे धीरे धीरे चमक रहे थे, उनके कांटों भरे रास्ते को रोशन कर रहे थे। अदृश्य हवाओं के साथ नाइट गार्डन सचमुच आश्चर्यजनक गति तक पहुंच सकता था। फिर भी
तारों द्वारा इंगित क्षेत्र तक पहुंचने में इस जीवित जहाज को 2 दिन और लगे। स्टॉर्मसी में समय का यह माप काफी हद तक अर्थहीन था, जहां खगोलीय पिंडों की गति अजीब और अप्रत्याशित थी, लेकिन फिर भी मनुष्य आदत और आवश्यकता दोनों के कारण इसका उपयोग करते थे। ज्यादातर समय एक विनाशकारी तूफान से जूझने में बीता था, लेकिन दूसरे दिन के अंत में हवाएं थम गईं और तूफान सागर के बेलगाम प्रकोप की जगह एक भयानक शांति छा गई। बिजली की चमक और लगातार बारिश की तेज बौछारों की जगह लहरों के अंतहीन विस्तार के ऊपर कोहरे के बादल छा रहे थे। बादलों के पीछे से तारे बस इतनी देर के लिए प्रकट हुए कि रात्रि के संतों को यह पुष्टि करने का अवसर मिल सके कि रात्रि उद्यान अपने गंतव्य पर पहुंच गया है, और फिर वे जल्दी ही धुंध के आवरण में समा गए। दुनिया जगमगा उठी और अंधकार के ठंडे आलिंगन को छोड़कर गोधूली के धुंधले अस्पष्टता ने अपना स्थान ले लिया। अब स्टार मैप की जरूरत न होने पर सनी ने उस जादू को निष्क्रिय कर दिया जिसने उसे दुनिया के सामने प्रकट किया था। नाइट गार्डन भले ही मंजिल तक पहुंचने वाला पहला न हो, लेकिन इस तरह वह आखिरी जरूर होगा। जीवित जहाज की गति धीमी हो गई और वह कोहरे में सावधानी से बहता हुआ आगे बढ़ रहा था। किसी को नहीं पता था कि इस जगह से क्या उम्मीद की जाए, इसलिए सैनिक और उनके कमांडर दोनों ही तनाव में थे और धुंध भरे समुद्र के धूसर विस्तार को आशंका से घूर रहे थे। कोहरे में आवाजें दूर तक जा रही थीं, इसलिए नाइट गार्डन के पतवार से टकराती लहरों की धीमी बड़बड़ाहट उसके डेक की ऊंचाई से भी सुनी जा सकती थी। खैर, यह मेरी उम्मीद से बेहतर हुआ है। जेट और सनी उस विशालकाय जहाज के अगले हिस्से पर बने अवलोकन डेक पर थे। सैनिकों की तरह ही वे धुंध में घूर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आगे उनका क्या इंतजार है। माना जा रहा था कि इटर्नल सिटी यहीं कहीं होगी, लेकिन नक्शे में इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि वह कैसी दिखती है और उसके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आएंगी। बेशक वे सिर्फ देख ही नहीं रहे थे। सनी ने अपनी छाया बोध को दूर दूर तक फैला दिया था और स्टॉर्मसी के एक विशाल हिस्से को अपनी अनुभूति के जाल में ढंक लिया था। इस बीच जेट ने क्रो को आगे की खोजबीन करने और अपनी खोज की रिपोर्ट उसे देने के लिए भेज दिया था। जो कुछ उसने महसूस किया उससे थोड़ा परेशान होकर सनी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उम्मीद से बेहतर, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने सहज मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। मेरा मतलब है कि हम बिना किसी विनाशकारी क्षति या गंभीर हताहतों के गंतव्य तक पहुंच गए। सबसे बुरी बात यह हुई कि हमें 1 दर्जन से अधिक खौफनाक शक्तिशाली घृणित घटनाओं और 1-2 अकल्पनीय भयावह घटनाओं का सामना करना पड़ा। वास्तव में ये बहुत आसान था। सनी ने उसे संदेह भरी नज़र से देखा, फिर थोड़े नाराज स्वर में कहा, लगता है इस अभियान की व्यवहार्यता के बारे में आपकी उम्मीदें बहुत कम थीं। जेट मुस्कुराया। आखिरकार कम अपेक्षाएं रखना ही निराशा मुक्त जीवन जीने का रहस्य है। वह कुछ पल रुकी, फिर गहरी सांस ली और भौहें सिकोड़ लीं। ये कैसी गंध है? पानी उनसे बहुत नीचे था, लेकिन एक संत की इंद्रियों को कम आंकना कभी अच्छा विचार नहीं था। सनी ने फिर भी जेट को आश्चर्य से देखा। क्या आप इसे सूंघ सकते हैं? उसने उदास होकर नीचे देखा। ये खून है। धुंध के कारण जेट उसे देख नहीं पाया, लेकिन असल में स्टॉर्मसी का पूरा इलाका अकल्पनीय मात्रा में खून से दूषित होकर गहरे लाल रंग में बदल गया था। सनी भी उसका रंग नहीं पहचान पाया, लेकिन उसे कुछ और एहसास हो रहा था। नाइट गार्डन खून के समंदर पर तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। हालांकि वह सिर्फ लाल लहरों के बीच से नहीं बह रहा था, उस जिंदा जहाज का पतवार खून सोख रहा था, धीरे धीरे अपने आसपास के पानी को साफ कर रहा था। बीच बीच में मांस का एक कटा हुआ टुकड़ा उसके अगले हिस्से से टकराता और भस्म हो जाता। कम से कम कहें तो यह एक बेहद भयावह दृश्य था। सनी ने आह भरी। ये पूरा इलाका खून से लथपथ है और टॉम की लाशों से अटा पड़ा है। कम से कम टॉम की लाशों के टुकड़ों से। मुझे लगता है कि देर से पहुंचने का तुम्हारा फैसला समझदारी भरा था। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी यहाँ एक भयानक लड़ाई खत्म हुई हो। दुष्वप्न प्राणी जो अभी भी दौड़ में थे, शाश्वत शहर तक पहुंचने के मौके के लिए आपस में भिड़ गए होंगे। बूढ़ा टॉम और डचमैन तो थे ही, लेकिन और भी कई घिनौने जीव रहे होंगे जिनका नाइट गार्डन ने कभी सामना नहीं किया होगा। आखिरकार स्टॉर्मसी विशाल था और हर प्रतियोगी उसके पूर्वी छोर से तारों का पीछा नहीं कर रहा था। दुर्दांत राक्षसों में से कमजोर तो रास्ते में ही मर जाता, लेकिन सबसे शक्तिशाली और सचमुच कष्टदायक सभी यहाँ पहुंच जाते। और फिर वे एक दूसरे का सफाया कर देते और सबसे भयानक विजेता बनकर उभरता। सनी ने गुनगुनाया, शायद हमें रहस्यमयी तारा मानचित्र ज्यादा बार ढूंढने चाहिए। तब दुष्वप्न प्राणी हम पर एहसान करेंगे और एक दूसरे को मार डालेंगे। स्टॉर्मसी के कुछ सबसे बड़े खतरों का अपनी ही आबादी को इतनी बुरी तरह कम कर देना कोई बुरी बात नहीं थी। खैर, वो प्राणी जिसने इन सभी प्राचीन विभीषिकाओं का वध किया था और जो विजयी हुआ था, अभी भी यहीं कहीं अनंत नगर की ओर बढ़ रहा था। सनी को वहां इसका सामना करना ही था, इसलिए उसकी संतुष्टि अंधकार में प्रत्याशा में फीकी पड़ गई। मानो अपने वर्णन को और स्पष्ट करने के लिए धुंध से अचानक एक काली आकृति प्रकट हुई। यह एक छोटे से द्वीप जितनी चौड़ी थी, लहरों से कुछ 100 मीटर ऊपर उठी हुई, इसलिए नाइट गार्डन के पतवार की ऊंची दीवार के सामने ये छोटी और महत्वहीन लग रही थी।
ये किसी विशालकाय राक्षस के शरीर से निकला हुआ मांस का टुकड़ा था। GoogleOvalfire.net। जैसे जैसे जीवित जहाज करीब आता गया, उसने क्षत विक्षत मांस के भयानक द्वीप को और भी अधिक छोटा कर दिया, फिर सहजता से उसे एक और धकेल दिया। सनी ने आह भरी, ये सारा मांस बर्बाद हो जाएगा। पूर्णविराम। जेट ने उसे अजीब नज़र से देखा, फिर अपनी आंखें घुमाईं। तुम्हें इसे बचाने के लिए नीचे गोता लगाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें पता है। सनी कांप उठी। नहीं, धन्यवाद, मैं क्यों करूं? मुझे तो खाने की भी ज़रूरत नहीं है, असल में। वह एक फीकी मुस्कान के साथ दूसरी ओर देखने लगी। कुछ देर तक उनके बीच सिर्फ सन्नाटा छाया रहा। नाइट गार्डन के डेक पर धुंध की लपटें धीरे धीरे घूम रही थीं, और उसे रोशन कर रही अनगिनत लालटेनें गोधूली के ठंडे विस्तार में गर्म रोशनी के द्वीपों की तरह चमक रही थीं। कुछ देर बाद सनी ने भौहें चढ़ाईं। उसके उदास चेहरे को देखकर जेट ने अपनी दरांती थोड़ी ऊपर उठाई। यह क्या है? वह कुछ क्षण तक रुका रहा, फिर मुंह बना लिया। कुछ नहीं, बात यही है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। हमारे आसपास कम से कम 100 किलोमीटर तक हर दिशा में कहीं भी उस शाश्वत नगर का कोई निशान नहीं है। वहां किसी भी चीज का कोई निशान नहीं था जो उन्हें उस तक पहुंचा सके, जैसे कोई स्तंभ जिस पर रून खुदे हो या कोई प्राचीन द्वार जो किसी अनजान जगह का द्वार खोलता हो। ये देखते हुए कि अनंत शहर तक सामान्य साधनों से नहीं पहुंचा जा सकता, सनी को ऐसी किसी चीज का सामना करने पर आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन वहां खूनी समुद्र के विशाल विस्तार, धुंध और यहां हुए भयानक युद्ध के रुग्ण अवशेषों के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ ही देर बाद क्रोक्रो अपनी गश्त से वापस लौटा और जेट के कंधे पर बैठ गया और जोर से कांव कांव करने लगा। कौवा पीछे। वह सिहर उठी और अपना सिर झुकाकर अपना कान छोटे पक्षी की काली चोंच से हटा लिया। हाँ, अच्छा काम किया। क्या तुम्हें धुंध में कुछ मिला, हाँ या नहीं? कौवा कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर गर्व से अपने पंख फड़फड़ाए। नहीं। जेट ने हताश होकर आह भरी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने अनिश्चित स्वर में पूछा, वह नक्शा हमें किसी भी नतीजे पर नहीं ले जाता, है न? सनी ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। वीवर ने जो कुछ भी किया, उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर थी। और जिसने भी लड़ाई जीती, वह कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर यहाँ अनंत नगरी तक जाने का कोई रास्ता न होता तो वे यहीं खोजते हुए घूमते रहते। ये तथ्य कि वे यहाँ नहीं हैं, ये दर्शाता है कि आखिरकार कोई रास्ता तो है। मुझे लगता है। जेट ने आह भरी। ठीक है, चलो खोज जारी रखें। नाइट गार्डन कोहरे के बीच बहता रहा, लेकिन कई घंटों के बाद भी सनी को अपने आसपास के विशाल क्षेत्र में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इस तरह की परिस्थितियों में आमतौर पर जल्दबाजी न करना ही बेहतर होता है। वे सुराग की तलाश में स्टॉम्सी के इस क्षेत्र का धीरे धीरे पता लगा सकते हैं, तथा इस कार्य को पूरा करने में कई दिन या सप्ताह भी लगा सकते हैं। हालांकि सनी के पास समय की कमी थी। आखिरकार दुनिया के बाकी हिस्सों में समय तो रुका हुआ नहीं था, और जिन चीज़ों पर उसका ध्यान चाहिए था वे धीरे धीरे जमा हो रही थीं। इसके अलावा उनके बीच प्रतिस्पर्धा भी थी। जिस राक्षस ने उस भयानक लड़ाई में जीत हासिल की थी, वह दौड़ में उनसे पहले ही आगे था, या तो फिनिश लाइन के पास था या वहां पहुंच चुका था, इसलिए सनी इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उसके पास उनका काफी समय बचाने का एक तरीका था। मुंह बनाते हुए सनी ने वीवर का मास्क उतारा और उसे अपने चेहरे पर लगाते हुए कहा, ओह, मैं तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। पिछली बार जब सनी ने वीवर्स मास्क का जादू मेरी आंख कहाँ है इस्तेमाल किया था, तो उसकी अपनी आंखें जल गई थीं, जिससे वह अंधा हो गया था। दरअसल उसकी दृष्टि हाल ही में पूरी तरह से ठीक हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह किसी खतरनाक युद्ध की पूर्व संध्या पर इसे फिर से नहीं खोना चाहता था। हालांकि हर चीज सीखने लायक थी। पहली बार उसे गंभीर चोट लगने का मतलब यह नहीं था कि उसे इस बार भी उतनी ही तकलीफ होगी। उस समय सनी को भाग्य की डोरियों को छूने का मतलब नहीं पता था, इसलिए उसने उन्हें लापरवाही से छुआ। उसे विश्वास था कि अब चीजें अलग होंगी। अगर वह खुद को रोक लेता तो उसे जो नुकसान हुआ था वह शायद काफी कम हो जाता। हाँ, इसके परिणामस्वरूप वह बहुत कम सीखता और शायद एक दो झलकियां ही देख पाता। और यदि उसकी उम्मीद गलत भी साबित हो जाए तो भी वह छाया बोध पर भरोसा करके काफी अच्छी तरह से लड़ने में सक्षम होगा। हालांकि ऐसी किसी चीज को देखने का खतरा अभी भी बना हुआ था जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता। एक आह भरते हुए सनी ने जेट को एक मार्मिक नज़र से देखा। क्या वह फिर से फर्श पर गिर जाएगा? नहीं, लेकिन सच में जेट और मुझे थप्पड़ मारकर होश में लाने में क्या दिक्कत है? इस तरह उनका रिश्ता शुरू हुआ था और इतने सालों बाद भी चीजें वैसी ही थीं। ये जानते हुए कि अब और देर करने का कोई मतलब नहीं है, सनी ने मेरी आंख कहाँ है सक्रिय कर दिया। एक बार फिर भाग्य के टॉम टेपेस्ट्री की अकल्पनीय विशालता उसके सामने प्रकट हुई, और एक बार फिर वह इससे पूरी तरह अभिभूत हो गया।
हालांकि इस बार उसके अनुभव ने उसे इसके अधिकांश भाग को तेजी से बाहर निकालने में मदद की। पहले उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए सनी ने अपनी धारणा के दायरे को अंतहीन धागों की अथाह अनंतता के केवल एक छोटे से अंश तक सीमित कर दिया और केवल उन धागों पर ध्यान केंद्रित किया जो स्टॉर्मसी के इस क्षेत्र से संबंधित थे। उसे अनंत नगर से जुड़े सूत्र की खोज में आसानी हुई क्योंकि वह जानता था कि उससे जुड़ा रात्रि उद्यान भी वहीं बना था। इसलिए जिस भाग्य सूत्र की वह तलाश कर रहा था वह भी जीवित जहाज से होकर गुजरेगा। उसे एक योग्य उम्मीदवार ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। उससे ज्यादा दूर नहीं, आकाश से समुद्र तक एक अजीब सा धागा फैला हुआ था जो नाइट गार्डन के डेक को भेद रहा था। इसमें एक अजीब सा द्वंद्व था जिसका ऊपरी हिस्सा चांदी की तारों की रोशनी से बुना हुआ था जबकि निचला हिस्सा अभेद्य अंधेरे से बुना हुआ था। सनी ने भाग्य की अनोखी डोरी को हाथ में लेकर अपनी उंगलियां उस पर फेरीं। इस बार उसने सावधानी बरती कि बस एक पल के लिए उसे छुआ और फिर तुरंत दूर खींच लिया। उसे उम्मीद थी कि उसके सामने आने वाला सच मामूली होगा और इसलिए उसकी आंखों और दिमाग को ज्यादा नुकसान से बचाया जा सकेगा। उसकी आशा निराधार नहीं निकली, लेकिन सनी के इसकी पुष्टि करने से पहले ही उसे एक अद्भुत दृश्य ने घेर लिया। ये क्या है? एक पल के लिए वह भयभीत हो गया क्योंकि उसे जो मिला वो एक असीम अंधेरा शून्य था। हालांकि शुक्र है कि वो शून्य नहीं था, वो तो बस एक शून्य था। एक अनंत, खामोश, खाली, खोखला अंधकार जहां कुछ भी नहीं था, न जीवन, न गर्मी, न हवा। बस ब्रह्मांडीय विकिरण की घातक किरणें और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अदृश्य फूल। और उस अंधेरे में अनगिनत तारे सुंदर चांदी की रोशनी से जल रहे थे। सनी दंग रह गया। हे भगवान, मैं अंतरिक्ष में हूं। सचमुच यह अंतरिक्ष का महाशून्य था। लेकिन उस क्षण उसे कुछ और भी एहसास हुआ। ये भी काला आकाश था, रात्रि की देवी का वास्तविक क्षेत्र। और वहां तारों के बीच ऊंचे चांदी के शिखरों वाला एक खूबसूरत शहर तारों की रोशनी में नहाया हुआ था। सनी ने अपना हाथ खींच लिया और अनंत शहर का दृश्य उसके तनावग्रस्त दिमाग से गायब हो गया। क्या तो यह अंतरिक्ष में है? सनी बहुत देर तक स्थिर रही। ऐसा लगा जैसे वह अनंत काल तक स्थिर रही, लेकिन ये क्षण मात्र ही रहा। नहीं, ये बात समझ में नहीं आई। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न लोक में हर चीज कभी समझ में नहीं आती। नाइटवॉकर नाइट गार्डन में सवार होकर अनंत नगर से दूर जाने में कामयाब हो गया था और उस समय नाइट गार्डन उड़ नहीं सकता था। तारों के बीच यात्रा करना तो दूर की बात थी। सनी कुछ देर तक हिचकिचाया, फिर एक बार फिर उसने भाग्य की डोरी को छुआ। उसने एक बार फिर शाश्वत नगरी देखी। बस इस बार वह अराजकता की स्थिति में थी। इस पर हमला हो रहा था। शहर के उस पार अंधेरे में एक विशाल उपस्थिति घूम रही थी। उसका रूप और आकार पहचानना असंभव था क्योंकि वह अंतरिक्ष के अंधेरे से अलग नहीं थी। शायद वह स्वयं अंधेरा था और उसके अस्तित्व को समझने का एकमात्र तरीका था उसके गुजरने से तारों के विशाल विस्तार को धुंधला होते देखना। वह उपस्थिति भयावह, अथाह और ठंडे, उदासीन, मिटा देने वाले इरादे से भरी थी। जहां कहीं भी उसकी धुंधली निगाहें पड़ीं, शाश्वत नगर के अमर निवासी नष्ट हो गए। चांदी के शिखर पिघलकर गिर गए और दिव्य निवास का ताना बाना ही एंट्रोपी द्वारा भस्म हो गया। लेकिन फिर शहर धूल से उठ खड़ा हुआ। इसके ढांचे की मरम्मत की गई, शिखरों को तरल पदार्थ के तापदीप्त कुंडों से जोड़ा गया और जीवित प्राणियों को उनकी प्राचीन युवावस्था में वापस लाया गया, केवल फिर से नष्ट होने के लिए। मृत्यु और पुनर्स्थापन के लाखों चक्र पलक झपकते ही बीत गए। यह विनाश का अनंत काल था। अमर प्राणी मरते समय भय से चीखने लगे तथा जब उन्हें निर्दयतापूर्वक पुनः जीवित किया गया तो वे भय से रोने लगे। पल सेकंड में बदल गए और सेकंड मिनट में, मिनट घंटों में बदल गए और घंटे दिनों में बदल गए। दिन। सनी ने अपना हाथ खींच लिया और डरकर लड़खड़ा गया। मैंने अभी क्या देखा? कांपते हुए उसने एक बार फिर उस भयानक दृश्य की कल्पना की। धीरे धीरे हिचकिचाते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने क्या देखा था। यह एक युद्ध था। ये तूफान देवता और विश्राम के दानव के बीच लड़ाई थी। तब उसे केवल एक ही चीज सीखने की जरूरत थी। कांपती हुई सांस लेते हुए सनी ने एक बार फिर भाग्य की डोरी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसने देखा कि कैसे शाश्वत शहर गिर गया। सनी ने वीव्स मास्क को हटा दिया और चेहरे पर खोखली नजर के साथ धुंध में घूरने लगा। जेट, जो पास में ही हाथ उठाए खड़ा था, ने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। तुम्हारी आंखें पकी नहीं हैं। सनी कुछ पलों तक बिना हिले डुले खड़ा रहा, फिर उसकी तरफ मुड़ा। उसकी फैली हुई पुतलियों के गहरे अंधेरे से सुनहरी चमक धीरे धीरे गायब हो गई। आखिरकार उसने मुंह बनाया। फिर भी बहुत दर्द हो रहा है। इस बार उसकी आंखें अंगारों में नहीं बदली थीं, लेकिन जो आखिरी तस्वीर उसने देखी थी वह जलकर राख हो गई थी, इसलिए उसकी नज़र थोड़ी धुंधली हो गई थी। हालांकि ये जल्दी ही गुजर जाने वाला था, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जेट ने उसे ध्यान से देखा, फिर तटस्थ स्वर में पूछा, अच्छा, क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? सनी समझ नहीं पाया कि उसकी बात क्या कह रही है। फिर उसे एहसास हुआ कि वह उसकी रहस्यमयी क्षमता को भविष्यवाणी का ही एक रूप समझ रही थी।
जो कि एक तरह से था भी। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, ये समुद्र में गिर गया। जेट ने कुछ बार पलकें झपकाईं। समुद्र में क्या गिरा? सनी बस उसे देखता रहा। शाश्वत शहर, ये समुद्र में गिर गया। पीछे मुड़कर उसने हाथ उठाया और आकाश की ओर इशारा किया। खैर, उसने धुंध की ओर इशारा किया, लेकिन उसका इरादा आकाश की ओर इशारा करना था। ये डूबते सूरज की तरह जलते हुए वायुमंडल में दाखिल हुआ, क्षितिज की ओर शानदार ढंग से फिसला और एक विशाल क्षुद्रग्रह की तरह पानी से टकराया। वह चीज़ भी NQSC के आकार की थी, इसलिए उसके प्रभाव से जो विस्फोट हुआ। खैर, मुझे लगता है कि यह उसी भार श्रेणी का था जब नेफिस ने गॉडग्रेव में अपने 6 कोर विस्फोट किए थे। वैश्विक स्तर पर विनाशकारी। हालांकि बाद वाला जमीन के नीचे हुआ था, जबकि पहला एक लानत समुद्र के बीच में हुआ था। उसने गहरी सांस ली। कहने की जरूरत नहीं कि पूरा शहर भाप बनकर उड़ गया था। लेकिन मुझे लगता है कि विश्राम के दानव को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने फिर भी खुद को दोषरहित स्थिति में वापस पा लिया और उसमें सभी अमर प्राणी बस गए। और फिर वह डूब गया। सनी ने नीचे लकड़ी के डेक की ओर देखा। तो नक्शा सही जगह की ओर इशारा कर रहा है। बस इसमें कोई ऊर्ध्वाधर अक्ष नहीं है। हम सही जगह पर हैं, लेकिन अपनी मंजिल से काफ़ी ऊपर। जेट ने अपनी नाक की नोक खुजाई। तो फिर नाइटवॉकर नाइट गार्डन पर सवार होकर कैसे निकल गया? सनी उदास होकर मुस्कुराए। मुझे कुछ पता नहीं। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाकर नाइटवॉकर से पूछो। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर आह भरी। शायद नाइट गार्डन भी समुद्र की तलहटी में था। दरअसल ये हमारे लिए अच्छी खबर है। जेट ने भौहें उठाईं। ये है। सनी ने सिर हिलाया। ये सच है कि इटर्नल सिटी स्टॉर्मसी की तलहटी में है, और यह भी सच है कि नाइटवॉकर ने इटर्नल सिटी से भागने और तट के पास सुरक्षित पानी में जाने के लिए नाइट गार्डन का इस्तेमाल किया था। इससे मेरा ये सिद्धांत सिद्ध होता है कि यह जहाज़ सिर्फ एक जहाज़ नहीं है। यह एक पनडुब्बी भी हो सकती है। वह एक पल के लिए रुका और फिर हैरानी से मुस्कुराया। दरअसल यह एक अंतरिक्ष यान भी हो सकता है। हम एक अंतरिक्ष यान जेट पर हैं। उसने उसे संदेह भरी नज़र से देखा। वाह, अच्छी बात है, लेकिन ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। सनी ने अनजान नज़रों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? वह खतरनाक ढंग से मुस्कुराए। तुमने यह बात मुझे इस तथ्य से विचलित करने के लिए कही थी कि तुम मेरा जहाज़ डुबाना चाहते हो, है ना? तुम नाइट गार्डन को डुबोने और समुद्र की तलहटी में गोता लगाने की कोशिश करना चाहते हो। सनी ने हंसते हुए कहा, मानो वह उस टिप्पणी की हास्यास्पद प्रकृति से आश्चर्यचकित हो। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ। जेट ने एक लंबी सांस छोड़ी। मैं मानता हूं कि मीठे पानी के जलाशय में पानी भरकर हम नाइट गार्डन को शायद डुबो सकते हैं। हालांकि एजिस द्वारा पानी को रोके रखने के बारे में आपका सिद्धांत सबसे अच्छे रूप में संदिग्ध है और सबसे बुरे रूप में पूरी तरह से निराधार है। और चूंकि हम शहर के सतही बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाए बिना इसका परीक्षण नहीं कर सकते, इसलिए यह नहीं है। सनी, जो एक देवता और एक दानव के बीच भयानक लड़ाई की एक छोटी सी झलक पाने से चुपके से घबरा रहा था, कमजोर मुस्कान के साथ मुस्कुराया। कौन कहता है कि हम इसका परीक्षण नहीं कर सकते? उसने परछाइयों को ऊपर उठने का आदेश दिया और उन्हें रात्रि उद्यान के एक लघु मॉडल में बदल दिया। फिर उसने उसके डेक के ऊपर एक पारभासी गुंबद बनाया और उसके नीचे एक और गुंबद बनाया जो थोड़ा छोटा और पूरी तरह से काला था। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतने बड़े पैमाने पर परछाइयाँ बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं पूरे नाइट गार्डन को एक वायुरोधी गुंबद से ढक सकता हूँ। हम जहाज़ को तब तक पानी में डुबोए रखेंगे जब तक उसके मस्तूल पानी में न डूब जाएं और देखेंगे कि क्या एजिस पानी को गुंबद तक पहुँचने से रोकता है। अगर ऐसा होता है तो हम और नीचे उतर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम फिर से सतह पर आ जाएंगे, नाइट गार्डन को वापस तट पर भेज देंगे और अकेले ही स्टॉर्मसी की तलहटी में जाएंगे। आप और मैं। जेट के चेहरे पर अभी भी संदेहपूर्ण भाव था। आप नाइट गार्डन को अनंत शहर में ले जाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? सनी कुछ क्षण तक हिचकिचाया, फिर आह भरी। क्योंकि ड्रीमस्पॉन चंद्रमा पर है। जेट ने भौहें उठाईं। तो क्या? ओह, वह एक क्षण के लिए चुप हो गई, फिर उसने उसे एक गणना भरी नज़र से देखा। आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हम नाइट गार्डन को उसके पूर्व गौरव पर बहाल कर दें तो हम उस आदमी पर हमला करने में सक्षम हो जाएंगे इससे पहले कि वह हम पर हमला करे? सनी कुछ देर तक रुकी रही। हाँ, यह एक कारण है। हो सकता है मुझे ऐसा न लगे, लेकिन मैं असल में उस आदमी को लेकर काफ़ी घबराया हुआ हूँ। मुझे गलत मत समझिए, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मुझे और नेफिस को हरा पाएगा। हालांकि मुझे लगभग पूरा यकीन है कि अगर वह लड़ाई को जागृत जगत या स्वप्न लोक में ले जाता है तो काफ़ी नुकसान होगा। काफ़ी। हालांकि अगर हम उससे लड़ाई करते हैं तो चांद पर कोई आम नागरिक नहीं है। जेट ने कुछ देर तक उसका अध्ययन किया। अंततः उसने मुंह बनाया और दूसरी ओर देखने लगी। हम जलाशय में पानी भरने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि
हम केवल तभी उतरना जारी रखेंगे जब ये सुनिश्चित हो जाएगा कि नाइट गार्डन के नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और हम नेव के ड्रीम गेट को पानी के नीचे बुला सकते हैं ताकि भारी खतरे के पहले संकेत पर पीछे हट सकें। सनी ने बस सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी, सहज रूप में। फिर धुंध में देखते हुए वह कुछ सेकंड के लिए झिझका और पूछा, स्टॉर्मसी के तल पर आखिर क्या है? जेट मुड़ा और चलने लगा, उसके चेहरे पर परेशानी का भाव था। उसके जवाब से उसकी चिंता कम नहीं हुई। कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई भी कभी भी स्टॉर्मसी की तलहटी तक नहीं पहुंच पाया है। अगर हम पहुंच गए तो हम ये जानने वाले पहले इंसान होंगे। रात्रि उद्यान धीरे धीरे रक्त के समुद्र में डूब गया। तब तक डेक साफ हो चुका था और सभी सैनिक नीचे शहर के नागरिकों के साथ मिल गए थे। रूनिक हॉल से सभी अनावश्यक कर्मचारी हटा दिए गए थे, केवल रात्रि के संत ही जेट और सनी का साथ दे रहे थे। जैसे जैसे जेट जीवित जहाज से अपना संबंध गहराती गई, जादुई घेरा मंद मंद झिलमिलाता गया और उसकी ऊर्ध्वाधर संरचना की सबसे निचली परत पर विशाल जलाशय में अधिक से अधिक पानी खींचता गया। नाइट गार्डन के मुख्य डेक पर पाकों और उपवनों में उगे पेड़ हिल रहे थे और झीलों का पानी लहरों से भर रहा था। नीचे लहरें झाग बना रही थीं और विशालकाय जहाज धीरे धीरे डूबने लगा था। सनी ने कुछ देर तक रूनिक हॉल की ऊंचाई से इस प्रक्रिया को देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। जैसे जैसे जहाज डूबता गया, उसके मुख्य डेक पर छाई गहरी परछाइयां हिलने लगीं और गहरी होती गईं। फिर वे उसकी बाहरी परिधि में ऊपर की ओर बहने लगीं और हवा में और ऊपर चढ़ने लगीं। जेट और रात के संत इस प्रक्रिया को सावधानी से देख रहे थे, उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। ये वास्तव में एक अविश्वसनीय दृश्य था। रात्रि उद्यान 1 दर्जन किलोमीटर से भी अधिक लंबा था और उस समय उसके विशाल विस्तार में चारों ओर अंधेरा छा गया था, मानो किसी अदृश्य कांच के गुंबद की सतह पर स्याही की धाराएं बह रही हों। सनी ने ध्यान केंद्रित करते हुए भौहें चढ़ाईं। जल्द ही अंधकार की धाराएं आपस में मिल गईं और उस विशाल शिवालय की छत से भी ऊपर उठ गईं जहां रूनिक हॉल यानी रात्रि उद्यान का पुल स्थित था। परछाइयों का गुंबद बंद हो गया, बाहरी दुनिया के धुंधलके को ढांकते हुए ऐसा लग रहा था मानो जीवित जहाज किसी विशाल गुफा में छिपा हो और उसकी लालटेनों की गर्म चमक गूंजते अंधकार को रोशन कर रही हो। परछाइयां सख्त होकर काले ओब्सीडियन में बदल गईं। नवंबर 3 एल्फ्रे 8। मुझे आश्चर्य है। सनी ने सोचा कि शायद छाया क्षेत्र भी इसी तरह बनाया गया होगा, केवल बहुत बड़े पैमाने पर। जेट ने एक शांत आह भरी, धिक्कार है, चाहे मैं कितनी भी बार किसी सम्राट को अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए देखूं, ये कभी भी कम नहीं होता। विनम्र करने वाला। सनी ने उसकी तरफ देखा। अचानक उसे जिज्ञासा हुई कि जेट की अपनी सर्वोच्च शक्ति क्या होगी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर मुंह फेर लिया। हमें बिना किसी कारण के देवता नहीं कहा जाता है। सर्वोच्चता प्राप्त करने का अर्थ है सांसारिक और दिव्य के बीच की सीमा को पार करना। इसलिए यद्यपि हम अभी देवता नहीं हैं, फिर भी हमारा एक पैर द्वार में है। वह कुछ देर रुके और फिर और गंभीर स्वर में बोले, यह अगला कदम है जो सचमुच परेशान करने वाला है, क्योंकि इसे उठाने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर बची हुई थोड़ी बहुत सांसारिक और इसलिए मानवीय चीज़ों को त्यागना होगा। जैसे जैसे उसके शब्द अंधेरे में गूंजते गए, नाइट गार्डन डूबता गया। जल्द ही उसका आधा विशाल द्रव्यमान पानी के नीचे समा गया और मुख्य डेक समुद्र की सतह के और भी करीब आ गया। जेट ने नाइट के संतों की ओर देखा, फिर शांत स्वर में नेवे को संबोधित किया, नेवे कृपया जांच लें कि डेक के नीचे चीजें कैसे चल रही हैं। नाइट गार्डन के नागरिक जानते थे कि क्या हो रहा है। कुछ लोग आशंकित थे, लेकिन ज्यादातर इस रोमांचक नए घटनाक्रम को लेकर उत्साहित थे। अलौकिक और घृणित चीजों से भरे अथाह सागर में गोता लगाना, क्या यह नज़ारे का एक रोमांचक बदलाव नहीं था? शायद अविनाशी जीवित जहाज पर समय बिताने से उन्हें बहुत सुरक्षित महसूस हुआ होगा, लेकिन भटकते शहर के निवासी काफ़ी बेफिक्र थे। जहां तक सनी की बात थी, उनमें शायद ही कभी वह डर और चिंता दिखाई देती थी जिसकी उम्मीद स्टॉर्मसी के खतरनाक पानी में रहने वाले लोगों से की जा सकती है। लेकिन फिर भी सनी उनकी मानसिकता की विचित्रता को कुछ हद तक समझ सकती थी। आखिरकार ज़्यादातर इंसान अपने घरों से और इसलिए अपने शहरों से भी बंधे थे। अगर खतरा आता तो उनके पास अंततः उसका सामना करने या उसके आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि भागना आमतौर पर कोई विकल्प नहीं होता था। अगर शहर पर कोई अपवित्र विपत्ति आ पड़े तो एनक्यूएससी का कोई नागरिक क्या करेगा? जंगल में भाग जाना कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इसका मतलब भूख, दूषित पानी, जहरीली हवा या बस प्राकृतिक आपदाओं से मरना होता। इसी तरह जो लोग बेस्टियन या रेवेनहॉर्ट से भागना चाहते थे, उनके लिए मौत के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन क्या होगा यदि उनका शहर ही घूमकर खतरे से भाग जाए और उन्हें भी अपने साथ ले जाए? सनी ने सोचा कि यह जीवन जीने का मूलतः कम तनावपूर्ण तरीका है। इसलिए उसने मन ही मन खुद को एक अद्भुत चलता फिरता महल हासिल करने के लिए कंधे पर थपथपाया। अच्छा काम, जरा सोचिए, एक बार सनी पवित्र बन गया तो मिमिक शायद नाइट गार्डन के आकार जैसा कुछ बन सकता था। और हालांकि उसमें जीवित जहाज जैसी कई अद्भुत क्षमताएं नहीं थीं, फिर भी उसके अपने अद्भुत गुण थे।
मुझे इसे अच्छा खाना खिलाना चाहिए। बहरहाल नाइट गार्डन के कई यात्री जहाज को डूबते हुए देखने के लिए डेक के नीचे बने जादुई अवलोकन कक्षों में इकट्ठा हुए थे, अपने घरों में छिपकर मृत देवताओं से प्रार्थना करने के बजाय। वे मुख्य डेक पर क्या हो रहा था यह नहीं देख पा रहे थे और धुंध ने दुनिया के ज्यादातर हिस्से को ढक लिया था, लेकिन फिर भी जैसे ही समुद्र की सतह पास आए, उन्होंने लाल लहरों को जीवित जहाज के जर्जर पतवार से टकराते देखा। और फिर वे पानी के नीचे थे। सत्य का क्षण। नाइट गार्डन आखिरकार इतना डूब गया कि लहरें उसके मुख्य डेक को धोकर ऊपर ले जाने लगीं। बेशक उस समय सायों का गुंबद उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन हालात कैसे बदलते यह इस बात पर निर्भर करता कि सनी या तो नाइट गार्डन पर सवार होकर आराम से गहराई में चला जाता या फिर खुद ही अथाह अंधेरे में गोता लगाने को मजबूर हो जाता, जहां उसकी सुरक्षा के लिए ओनिक्स सरपेंट शेल के अलावा कुछ भी नहीं था। यह अफसोस की बात है कि मैंने ओल्ड टॉम को नहीं मारा। परिस्थितियों को देखते हुए इसकी छाया को बुलाना काफी उपयोगी होता। सनी जब गहराई के उस भयानक मंजर को याद करके सिहर रहा था, तब नाइट गार्डन पानी में और गहराई में डूबता जा रहा था। आखिरकार लहरें छाया गुंबद के ऊपर आ गईं और मुख्य मस्तूल का सिरा समुद्र की सतह के नीचे गायब हो गया। कुछ देर तक रूनिक हॉल में तनावपूर्ण सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार जेट ने धीमे स्वर में पूछा, कुआं? सनी मुस्कुराया। हड्डी सूखी। छाया गुंबद को नाइट गार्डन के मुख्य डेक की रक्षा करने वाले अदृश्य संरक्षण से थोड़ा ही छोटा बनाया गया था। इसलिए अगर वह रहस्यमय अवरोध पानी को रोक पाने में सक्षम नहीं होता, तो पानी प्रकट परछाइयों को बहा ले जाता। हालांकि गुंबद की सतह पर एक भी बूंद नहीं गिरी। इसका मतलब था कि सनी सही थी, एजिस वाकई नाइट गार्डन को समुद्र में गोता लगाने की अनुमति देने में सक्षम था। जेट ने एक शांत आह भरी। वह कुछ देर तक चुप रही, फिर तटस्थ स्वर में बोली, मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि हम रसातल में जा रहे हैं। नाइट गार्डन स्टॉम्सी के ठंडे पानी में डूबता जा रहा था। सनी ने परछाइयों के गुंबद को बहते हुए अंधेरे की धारा में दहने और गायब होने दिया, जिससे जेट और नाइट के संत ये देख पा रहे थे कि विशालकाय जहाज के आसपास क्या हो रहा था। यह एक अद्भुत दृश्य था। पानी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं दिख रही थी, फिर भी वह नाइट गार्डन के डेक पर नहीं बह पा रहा था, मानो किसी अदृश्य अवरोध ने उसे दूर धकेल दिया हो। अजीब बात यह थी कि इससे सनी को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक विशाल एक्वेरियम हो। बेशक एक्वेरियम का काम जलीय जीवों को सूखी जमीन पर जीवित रखना होता है, न कि इसके विपरीत। लेकिन एक्वेरियम का विपरीत क्या है? एक टेरारियम। शायद यह एक टेरारियम ही था। जेट ने उसके अजीब विचारों को बीच में ही रोक दिया, जिसने चेहरे पर एक सतर्क भाव लिए चारों ओर देखा और कहा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर एजेस लीक होने लगे तो उस गुंबद को वापस बुलाने के लिए तैयार रहें। उनकी शुरुआती सफलता सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। आखिरकार नाइट गार्डन के सतही डेक को प्रतिकूल वातावरण से अलग रखने वाले अदृश्य अवरोध की एक सीमा हो सकती है। इसके अलावा उन्हें सिर्फ पानी की ही चिंता नहीं थी, दबाव, ऑक्सीजन और एक दर्जन अन्य चीज़ों की भी चिंता थी, जिनका ध्यान सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रखना था। सनी को निजी तौर पर यकीन था कि रिपोज का दानव उसके जहाज को ठीक से बनाएगा और उसे मंत्रमुग्ध करेगा, लेकिन वह सभी जरूरी सावधानियां बरतने के पक्ष में था। आखिरकार दानव इंसानों से अलग होते हैं। कौन जानता था कि उन्हें सांस लेने की भी जरूरत होती या उन्हें इस बात की परवाह होती कि उनके कंधों पर पूरे सागर का भार न हो। इसलिए चीजों पर कड़ी नजर रखने में कोई बुराई नहीं थी। जल्द ही एथर और ब्लडवेव विभिन्न जांच करने के लिए चले गए। सनी और जेट को पुल पर अकेला छोड़ दिया। वे चुपचाप नाइट गार्डन से ऊपर की ओर बहते पानी को देखते रहे, दोनों मन ही मन एरियल के मकबरे की यादों में खो गए। उनके आसपास का समुद्र लाल था, लेकिन जैसे जैसे नाइट गार्डन गहरा होता गया, उसका भयावह रंग उतना ही फीका होता गया। पानी के विशाल भंडार में रोशनी भी कम होती जा रही थी, इसलिए उनके आसपास का वातावरण धुंधला होता जा रहा था। मारे गए दुर्लभ प्राणियों के विचित्र अवशेष समय समय पर उनके पास से बहते हुए अपनी गति से डूबते हुए दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद वह जीवित जहाज घोर अंधकार से घिर गया और अपनी गोद में असंख्य रोशनियों से जगमगा रहा था। रात्रि उद्यान को रोशन करने वाली लालटेनें ही उस ठंडे रसातल में प्रकाश का एकमात्र स्रोत थी, इसलिए उनकी जीवंत चमक से घिरा हुआ वह एक दीप्तिमान निहारिका की तरह अंधेरी गहराइयों में गिर गया। गहरे समुद्र की मृत शांति में केवल पत्तियों की सरसराहट और विशालकाय जहाज के मस्तूलों के बीच बहने वाली हवा की धीमी फुसफुसाहट ही सुनाई दे रही थी। जेट ने हल्की सी आह भरी। कम से कम हवा तो है। यह एक अच्छा संकेत है। हवा की उपस्थिति से संकेत मिलता था कि नाइट गार्डन अपनी ऑक्सीजन खुद पैदा कर रहा था, शायद आसपास के पानी से उसे सोख रहा था। इसकी गहराई में लाखों लोगों के सांस लेने से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड शायद मुख्य डेक पर उगे पेड़ों द्वारा सोख ली जा रही थी, जो कि वास्तव में समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ सूरज नहीं था। हालांकि ये जीवित जहाज उस पर उगने वाली सभी वनस्पतियों पर एक रहस्यमय प्रभाव डालने के लिए जाना जाता था, इसलिए सनी को ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि नाइट गार्डन के सतही डेक पर मौजूद पेड़ इन परिस्थितियों में भी पनप सकते हैं।
उसके पास स्वयं एक पेड़ था जो भूले हुए तट के अंधेरे में पनप रहा था, आखिरकार नामहीन मंदिर के प्रांगण में। बहरहाल ये देखना कि हवाबासी तो नहीं हो रही एथर और ब्लिडवेव के कामों में से एक था। इस बीच नेव निचले डेक और जीवित जहाज के गुफानुमा होल्ड में, जहां यात्री छिपे हुए थे, स्थिति पर नजर रखने में व्यस्त था। कम से कम अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए सनी ने खुद को थोड़ा आराम करने दिया, लेकिन बस थोड़ा सा। वह और जेट दोनों अभी भी तनाव में थे और खुद को युद्ध की तैयारी में बनाए हुए थे। आखिरकार उन्हें नहीं पता था कि दशकों तक सिर्फ सतह पर नौकायन करने के बाद स्टॉर्मसी की अंधेरी गहराइयों में उतरते समय नाइट गार्डन को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्हें बाहरी खतरों का भी सामना करना पड़ सकता था, और उनके पर्यावरण की प्रकृति ने युद्ध के लिए एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण निर्धारित किया था जो उनके जैसे भूमि शिकारियों के लिए स्वाभाविक रूप से नुकसानदेह था। यद्यपि अवतरण बिना किसी दुर्घटना के हुआ था, फिर भी अथाह गहराई में जो उनका इंतजार कर रहा था वह था शाश्वत शहर, उसमें व्याप्त सभी भयावहताएं तथा वह अज्ञात आपदा जिसने उनके ऊपर जल में अन्य सभी दुर्लभ प्राणियों का वध कर दिया था। कितना रोमांचक है। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन काफी देर बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। आसपास के पानी का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। फिर वह भयावह और डरावना हो गया। जेट ने अपने पीले चेहरे पर पुनर्तः उदासीनता के साथ चारों ओर देखा और अपनी दरांती पर झुक गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह उसके भूतिया ब्लेड के ठंडे स्टील में आराम ढूंढ रही हो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि सनी इस बात से सहमत नहीं थी। हालांकि मैं काफी खुश हूं। उसने उसकी तरफ देखा और भौहें चढ़ा दी। उसने नाइट गार्डन से उत्पन्न प्रकाश के झिलमिलाते गोले के बाहर फैले भयानक अंधेरे की ओर सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हम लगभग उस गहराई तक पहुंच गए हैं जहां मैंने ओल्ड टॉम का पीछा करना छोड़ दिया था। उस समय दबाव नेव और ब्लिडवेव को परेशान कर रहा था, लेकिन क्या अब आपको कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, पतवार थोड़ी चरमरा रही होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नाइट गार्डन अपने यात्रियों को समुद्र के भार से भी बचा रहा है। जेट मंद मंद मुस्कुराया। ये सच है। सनी कुछ सेकंड तक रुकी रही। क्या आप युद्ध से पहले चेन्ड आइल्स गए थे? जेट ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। वास्तव में नहीं है। क्यों? उसने कंधे उचकाए। बस इतना है कि इतनी गहराई में गोता लगाने पर ऐसा लगा जैसे क्रशिंग का अनुभव फिर से हो रहा है। यह कोई सुखद अनुभव नहीं था। बेशक जंजीरों से बंधे द्वीपों पर विशाल जंजीरों ने द्वीपों को बहुत ऊंचा उठने से रोक रखा था, इसलिए उसे केवल सबसे हानिरहित विनाश का ही सामना करना पड़ा था। इसका पूरा प्रकोप कहीं अधिक विनाशकारी था, जो सबसे शक्तिशाली घृणित प्राणियों को भी नष्ट करने में सक्षम था। हाथी दांत द्वीप के स्वामी ने अब क्रशिंग को एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया। अगर इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकता है। अगर इसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी देवता को भी स्वर्गिक द्वीप तक बिना किसी नुकसान के पहुंचने से रोक सकता है। सनी इस पर टिप्पणी करना चाहते थे कि अथाह गहराई का दबाव भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन फिर अचानक चुप हो गए। वहां रात्रि उद्यान के प्रकाश से परे अंधकार में एक विशाल स्पर्शक धीरे धीरे ठंडे शून्य में बहता हुआ दूरी पर उतरते जहाज के पास से गुजर रहा था। यह अजीब तरह से सुस्त और स्थिर था। उसके हाव भाव देखकर जेट ने भौहें चढ़ाईं। क्या बात है? सनी कुछ देर तक चुपचाप अंधेरे में देखता रहा। अंततः उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे लगता है ये ओल्ड टॉम है। ये लगता है मर गया है।